चलिए इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। चलो पार्ट 2 में, पार्ट 1 में पहले बता रखा है, देखो क्या क्या है। पहले चेक करो टॉपिक। करंट, टाइप्स ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप, ठीक है, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, ठीक, और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्लास में। अब आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जितने भी फिजिकल कंडीशंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो दोनों एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई स्टैब्लिश हुआ, इसको सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया। तो सोर्स से जब कनेक्ट करेंगे तो सोर्स का मतलब यहां पर पोटेंशियल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और V इज इक्वल टू आर आई। इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर R यूज हुआ। और यदि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं तो उस कंडीशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R की जगह पर कंडक्टेंस आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम Y एक्सिस पर V को रखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां पर V इज इक्वल टू आर आई यूज करेंगे और इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस कंडीशन में कंडक्टेंस यूज करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहां से भी V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यह है कि ये Y एक्सिस पर V और यहां पर Y एक्सिस पर करंट। जब Y एक्सिस पर V होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, और Y एक्सिस पर I होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे मैथमेटिक्स में Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है तो Y इज इक्वल टू स्लोप mx होता है, और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y तो स्लोप हो जाएगा 1/m। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये ओम्स लॉ। तो यहां पर आपसे यहां पर ग्राफिकली ही क्वेश्चन रेज कर सकता है। अब यहां एक बेसिक स्लोप का कॉन्सेप्ट, आई वी के बीच में ग्राफ। अब ग्राफ में ये दे देगा R1 और ये R2, दो ग्राफ दे दिए। तो दोनों कंडक्टर का ग्राफ है और वी आई की जगह पर आई वी दे दिया। तो कहता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आई और वी है, तो यदि वी और आई होता तो जिसका स्लोप ज्यादा, या जस्ट उसका रिवर्स, जिसका स्लोप कम, तो स्लोप का मतलब एंगल ले लो θ1 और ये θ2। तो θ1 लेस देन θ2। स्लोप किसका कम है? R1 वाले का। ठीक, अब यहां पर स्लोप का मतलब I बाई वी, तो I बाई वी कर दो। I बाई वी फॉर 1 लेस देन I बाई वी फॉर 2। अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिया तो V बाई आई 2 लार्जर देन V बाई आई 1। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं? रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना। तो यहां पर क्या है, ये V आई बाई वी, और सॉरी उल्टा हो गया, जस्ट ए मिनट, इसको ठीक कर दे रहा है। ये यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख दे रहा है, आई बाई वी, वो सब्सक्रिप्ट चेंज हो गया, आई बाई वी फॉर 1। अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दो, V बाई आई किसका ज्यादा?
रेसिप्रोकल फॉर्म में 1 का ज्यादा 2, इसका मतलब R1 लार्जर देन R2। रिपीट कर रहे हैं, I बाई बी y बाई एक्स लिखना है। स्लोप का मतलब y बाई एक्स, तो स्लोप θ1 किसके लिए? R1 के लिए। तो ये लेसर है एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं I बाई वी फॉर 2 लार्जर देन I बाई वी फॉर 1। अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में निकाला, इसका मतलब v बाई आई फॉर 1 लार्जर देन v बाई आई फॉर 2, तो R1 ग्रेटर देन R2। क्लियर हो गया 100%। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देख ले, v बाई आई, ग्राफ यहां पर है फॉर R1 फॉर R2, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? अब v बाई आई है तो डायरेक्टली हो गया R से, इसका मतलब क्या होगा? जिसका स्लोप लार्जर, किसका स्लोप लार्जर है? R2 का, इसका मतलब R2 लार्जर देन R1 हो गया। क्लियर हो गया 100%। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही नोट्स बनेगा, पीडीएफ बना लेंगे इसको। इसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक सबको 100%? आगे बढ़े। चलो ओम्स लॉ स्टार्ट किया। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिड्यूस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, ओम्स लॉ का डिडक्शन। तो कहां से आप डिड्यूस करोगे? ये रिजल्ट है, तो सिंपली लिखा रहेगा एक्सप्रेस ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिविटी या नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपको डेराइव करना है। तो डेराइव करने के लिए कैसे डेराइव करेंगे, और इसी से रिलेटेड देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहता है। तो क्वेश्चन यहां पर रहेगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, हेंस डिड्यूस ओम्स लॉ। इसका मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी तरह से रहेगा। अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे, यह पढ़ा रखा प्रीवियस क्लास में। तो सबसे पहले आप आई और वी, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाल रखा है, बोलिए ए इंटू टॉ लिखते थे, एक्सलेरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। एक्सलेरेशन का वैल्यू था ई बाई एम इंटू टॉ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाई एल लिखा था। तो ये मिल गया हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा हम लोगों ने रिलेशन क्या निकाला था? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसमें वीडी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ईवी बाई एम एल इंटू टॉ, और ये हमारा एन ई ए हो जाएगा। अब यहां पर v बाई आई का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो v बाई आई क्या बन जाएगा देख लो, एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टॉ। तो v बाई आई का वैल्यू क्या बन गया? रेसिस्टेंस। तो ये एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टॉ, यही रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये ओम्स लॉ आपको इस तरह से डिड्यूस करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, यहां पर क्या कहता है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप डेराइव कर दिया, या सिंपली आप सिंस वीडी इज इक्वल टू एक्सलेरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, एक्सलेरेशन का वैल्यू डाल दिया ई बाई एम इंटू टॉ, और ई को लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ वी बाई एल के फॉर्म में, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये आप जानते हैं, इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे,
और सिंप्लीफाई करके v इधर है और i, तो v बाई आई का रेशियो निकाल लेंगे। इतना आपको डेराइव कर देना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? कहीं डाउट हो तो पूछते जाओगे। क्लियर है? तो बोलो कहां डाउट है। ये वीडी का वैल्यू है। हाँ, तो वीडी का वैल्यू यहां तक है, ये वैल्यू। हाँ, तो वीडी पहले यहां लिख दिया और ये एनईए यहां लिख दिया। आ गया समझ में? एक मिनट, बटन को लगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन ऑफर्ड या हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस का काम क्या है? इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जान रहे हैं, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। ठीक है। रो रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर और रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन हम लोगों का जो पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, यदि किसी कंडक्टर का लेंथ चेंज करता है तो हम लोग ये रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। कैसे आता है? रेजिस्टेंस आर रो एल बाई ए, तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन जाता है। इसका मतलब है कि यदि लेंथ चेंज होगा तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो रेसिस्टिविटी भी सेम। इसका मतलब ये अनचेंज्ड क्वांटिटी, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इट मींस R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। जब लेंथ चेंज करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक। नेक्स्ट, एरिया यदि चेंज करता है तो ये डेराइव कैसे वो बताया, लेकिन हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहां पर एरिया चेंज कर रहा है तो एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड करेंगे। यही एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड किया। ठीक। इसका मतलब ये क्या बन गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, रेसिस्टिविटी सेम, तो एरिया को ए स्क्वायर लिखा और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब रेडियस टू द पावर 4, और रेडियस को डायमीटर का हाफ लिख सकते हैं, तो ऑल्सो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस एज वेल एज डायमीटर। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? R2 4 बाई R1 4 या D2 4 बाई D1 4। क्लियर है? बोलो यस नो 100%। हाँ। पाई कांस्टेंट टर्म है, पाई 3.14, वो चेंज नहीं करेगा। वेरिएबल तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है किस पर? रेडियस पे, तो पाई फैक्टर तो हमेशा वही रहेगा। क्लियर हो गया? 100%। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग फॉर्मूला को एक जगह लिख देंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, कहता है वार इज स्ट्रेच सो एज टू चेंज इट्स लेंथ बाई 0.01%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, इस तरह से क्लास में रिलैक्स नहीं हो, बहुत रिलैक्स हो। अब वायर को स्ट्रेच किया, लेंथ इसका चेंज कर रहा है, तो जब भी परसेंटेज चेंज में हो तो हम रिजल्ट को लिखेंगे। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लिख रखा है। अब यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
तो आप इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 यूज कर लो, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये लॉग आर बेस ई होता है, इसको लॉग लोगे तो 2 लॉग एल बन जाएगा। और लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो डिफरेंशिएटिंग बाई इटसेल्फ, तो ये डेल्टा आर बाई आर हो गया, ये बन जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा, मान लो यहां तो लिख दिया इंक्रीज, तो वहां लिखा परसेंटेज चेंज, बात एक ही है। तो ये क्या बन गया, डेल्टा आर बाई आर इन 200 इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल इन 200%। यही होता है। ये वैल्यू हम लोगों को क्या दे रखा है, 0.01%, ट्वाइस से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0.01%, it becomes 0.02%। क्लियर, आ गया समझ में? हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आंसर हमारा है 0.02%, आंसर ही वेरीफाई करते चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता वार हैज, वो बेंच को आगे करो, आवाज हो रही है बेंच, तो दोनों को आप आगे पीछे करो ना। ए वार हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, कहता इफ द लेंथ ऑफ द वार बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, क्या चेंज हो रहा है, लेंथ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो वाला फॉर्मूला यूज कर ले डायरेक्टली। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चलो R1/R2 L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्टली। R1 की जगह क्या पुट कर देंगे 4, R2 इसको L मान लो, और L2 क्या दे रखा क्वेश्चन में 12, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया R2 का वैल्यू, जल्दी से बताओ 1/16, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 16, तो 16 ओम आ गया। बोलो क्लियर है, ऐसी आया तुमको समझ में? प्रियांशु तुम्हारा समझ में आया क्या, क्या किए हम? हाँ, ठीक, हाँ हाँ, चलिए 16 ओम, क्लियर। हो गया, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, 16 ओम आंसर है इसका, आंसर भी वेरीफाई करते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, 3 कॉन्स्टेंटेन वायर्स हैं PQR, ठीक। अब कहता है लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, किसका रेजिस्टेंस हाइयर है, सिंपली फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर P लिख देंगे, क्या रो, L की जगह पर यही रहेगा L/A। चलो Q के लिए क्या लिखेंगे, रो, L की जगह पर 2L, एरिया क्या बन गया A/2, क्या बन गया ये 4 रो L/A। चलो और का रेजिस्टेंस बता दो, रो
L की जगह पर L/2, एरिया की जगह पर 2a। क्या बन गया ये 1/4 रो L/a। किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा? Q का रेजिस्टेंस ज्यादा। Q का क्या है कोफिशिएंट? 4 है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1/4। तो सबसे लार्जर Q, उसके बाद P, उसके बाद R। क्लियर हो गया 100%? Q का हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। ये आंसर भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार का रेजिस्टेंस 4 ओम। कहता है इसका रेडियस क्या हो रहा है? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। तो R1 की जगह पर क्या पुट कर दें? 4। R2 अननोन क्वांटिटी, रेडियस R2 को क्या लिख दे? R/2, R/2 टू द पावर 4, और ये R4। इसको सिंप्लीफाई कर ले। R4 ये 16 इंटू 1/R4। R4 कैंसिल हो गया। कितना आ गया R2 का वैल्यू? 16 इंटू 4 64 ओम। बोलो क्लियर 100%? डाउट है? किसी को डाउट है तो देख लो। कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट आ जाए रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं जैसे ही, अब देखो एक एक चीज को सीक्वेंस में याद रखो और सारी चीजें आपको एक साथ याद हो जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो सारा चीज याद आ जाएगा। ml/NaE² tau। और एक और भी चीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला याद रख लो, EE/m इंटू tau। जैसे ही टेम्परेचर किसी मेटेलिक वायर का हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि कोलिजन फास्ट होगा। तो टाइम ड्यूरेशन या टाइम इलैप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, घट जाएगा। तो टाइम पीरियड घटेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी घटेगा। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। जितने फैक्टर पढ़े सबको आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाओ, रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज कर ही रहा है। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ρL/A। इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। और रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। एक साथ सारे रिलेशन को आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आप कितने पैरामीटर को जान गए? एक साथ इतने पैरामीटर को आप जान गए।
समझ में आ गया? क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसलिए यहां पर लिखा भी है, देखो, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। हो गया? अब यहां पर रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करता तो ये रिजल्ट आता है। रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1 प्लस अल्फा, अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और T2 माइनस T1 जिसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक। अब रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है तो इस फॉर्म में रिजल्ट याद रखना है। रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है तो प्लस ही साइन रहेगा, और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन रहेगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम में भी। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये रिजल्ट या इसका मतलब यहां पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब इस रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या कहता है? वायर, कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस दे रखा 20 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब 0 डिग्री हो तब क्या लिखेंगे? आर थीटा या आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। वही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया, देख लो। तो आर टी की जगह पर आर 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस है? 26.4। 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 लिख दिया। 1 प्लस अल्फा अननोन क्वांटिटी है, फाइनल टेम्परेचर 80 और इनिशियल टेम्परेचर 0। सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। यूनिट याद रखिएगा, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। क्लियर हो गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वायर का रेजिस्टेंस 120 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इनिशियली नहीं दे रखा आर नॉट। ठीक। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मेटेलिक वायर राइजेस टू 240 ओम, वेयर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वायर, मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना। फाइंड द टेम्परेचर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले ये बताओ? ये फॉर्मूला। इसका मतलब यहां पर डायरेक्टली देखो कैसे बन जाएगा, अल्फा। अब यहां पर अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक। अल्फा बाद में पुट करते हैं, पहले R2 कितना है? 240। R1 तो ये 120 आ गया। R1 120, T2 हमको निकालना है, T मान लेंगे। ठीक। R2 कितना है? 240। क्लियर? और T1 कितना है? 20। यही है ना? अब देखो अननोन क्वांटिटी है, जस्ट ए मिनट। R1 हो गया 120, T2 फाइंड करना है, और T1 का वैल्यू कितना है? 20 है। चलिए तो इसका मतलब ये 120T माइनस 240 इंटू 20 इज इक्वल टू 120
डिवाइडेड बाई अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व करके हम लोग टी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड में चला जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो ये कितना बन जाएगा बोलो? 60 और 10 का पावर 4 हो गया। तो यहां पर 120t इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁴ प्लस 240 इंटू 20। टी अननोन क्वांटिटी, 120 से डिवाइड। समझ में आया या नहीं आया? क्या दिक्कत है बताओ ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का फॉर्मूला क्या है? R2 कौन सा है? R1 कौन सा है? तो 240 माइनस 120 कितना आ गया? 120 लिखा और नीचे क्या? R1T2 माइनस R2T1। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब इसको सॉल्व करके, ये तो ऑलरेडी है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और आंसर मिला लीजिए। 5020 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज किया। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, कहां से आएगा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेसिस्टिविटी बन गया M बाई एन ई स्क्वायर टॉ। इसका मतलब रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, नो लेंथ नो एरिया। डिपेंड करेगा रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक, ये लिख दिया, ये याद रख लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तो सिंपल, जैसे क्लास 10th ही पढ़ते थे, क्या क्वेश्चन आता था? एक वार है, उसके रेस्ट या उसके लेंथ को डबल कर दिया तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा और नया रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो आप क्या लिखते थे? रेजिस्टेंस चेंज कर गया तो उसका वैल्यू निकाल लेते थे, रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रीजन आप बता देते थे कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टिविटी जितने भी अलॉयस हैं उसका ज्यादा होता मेटल से। तो अलॉयस में कुछ एग्जाम्पल हैं, कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीट। इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। रीजन क्या है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे पहले देख लीजिए स्मॉलर होता है और इसका रेसिस्टिविटी हायर होता है। इसका मतलब है कि यहां पर लिमिट ऑफ करंट या रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि रेसिस्टिविटी के टर्म में लेते हैं पर यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, तो वो करंट को लिमिट करेगा। और लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। मान लो कॉन्स्टेंटाइन वायर यूज कर रहे हैं और आपने उसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज किया, तो कहां कहां यूज करते हैं? जैसे पोटेंशियोमीटर वायर, व्हीटस्टोन ब्रिज के वायर होते हैं, वहां पर उसको यूज किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर और ह्यूमिडिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि विंटर सीजन आया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, समर सीजन आया तो एक्सपेंशन हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो लेंथ में चेंज हो गया। किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब इससे रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम देखिए क्या है। ये प्रॉब्लम क्या है? वाई alloys like constantine and manganene are used for making standard resistance। तीनों रीजन, दो रीजन भी लिख दीजिए। यदि 2 मार्क्स में है तो तीनों रीजन लिख देंगे, 1 मार्क में है तो 2 रीजन सफिशिएंट है। तो आप दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, दे हैव लो स्मॉल वैल्यू ऑफ या लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये रीजनिंग आपको लिख देना है। क्लियर? नोट कर लीजिए।
हो गया। चलो अब आ जाए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। रेसिस्टेंस देख लीजिए, आर नॉट ई टू द पावर माइनस इजी, इजी बैंड एनर्जी गैप होता है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल पर पावर माइनस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, इसलिए रेसिस्टिविटी भी घट जाएगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक, अब यहां पर हम लोग वी आई ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया आपको टेम्परेचर से रिलेटेड, आई वी के बीच में ग्राफ है, दो डिफरेंट वार से, एक का टेम्परेचर T1 दूसरे का टेम्परेचर T2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसका टेम्परेचर लोअर है और वाई, रीजन बताना है। तो I बाई वी रेशियो डिफरेंट हो गया। यदि V बाई आई होता तो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो I बाई वी, स्लोप किसका कम, T2 का, लार्जर किसका, 1 का। तो I बाई वी लार्ज 1 का लार्जर है। इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया तो क्या आ गया, V बाई ए किसका लार्जर है, सेकेंड का। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, सेकेंड का। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए T2 लार्जर देन T1। अब इसी ग्राफ को उल्टा कर देते, यहां पर V लेते यहां आई, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा, T1 का ज्यादा। समझ में आ गया, ऐसे ही सवाल रहेंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे आ गया समझ में, डाउट है तो पूछते चलो। इधर किसी को, गर्ल्स में, चलो नेक्स्ट आ जाओ। टेम्परेचर से रिलेटेड, जैसे ये ग्राफ आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी का ग्राफ, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा ग्राफ होता है। अभी जस्ट बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक, मेटेलिक कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एलॉयज के केस में ऐसा आएगा। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके लिए आ गया, इंडिपेंडेंट ग्राफ भी आप प्लॉट करके रखेंगे। नेक्स्ट आ जाए रेसिस्टिविटी टेम्परेचर, ये कॉपर वायर के लिए, ये भी ग्राफ आपको याद रखना है, इसका नेचर ऐसा होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास है, ये हम इसलिए इस पे ज्यादा, एलॉयज का ऐसा ग्राफ है। ठीक है, आपके नोट्स में है ऑलरेडी। अब ये ग्राफ किसके लिए बताया था, मर्क्यूरी के लिए, याद है, फॉर सुपर कंडक्टर। ठीक, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ, कार्बन इंसुलेटर जो भी है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सबके लिए ऐसा ही ग्राफ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, देखिए क्वेश्चन क्या था, शो ऑन ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आईवी का ग्राफ 2012 में आया हुआ है। ये किसका है, गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड किसमें बताया था आपको, याद होगा, सेमीकंडक्टर कंपाउंड फॉर्म में। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए ऐसा ग्राफ, ये रीजन क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर नहीं है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। और ये रीजन क्या देगा, नेगेटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। ये रीजनिंग आपको लिख देना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन ये है, रिपीट कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, रीजनिंग वो है। हो गया, गैलियम आर्सेनाइड का रीजनिंग ये है, आंसर ये आ गया।
अब कहता है सो ऑन ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर ए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। देख लीजिए क्या आ गया, कंडक्टर के लिए ऐसा ग्राफ और सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा ग्राफ। जिसका ग्राफ लिखा है, जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आ चुका है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो सीबीएसई में क्वेश्चन आया वही हमने ग्राफ पूछा है। तो ग्राफ तो सबका याद रखना है, जो क्वेश्चन आया उसको हम लोग ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, जो नहीं आया वो भी याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब ये हमने तीनों ग्राफ एक जगह फिर से आपके पीपीटी में बना दिया, कि रिपीट कर दिया। यहां पर इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, फिर इसी तरह से कंडक्टर का और एलओएस का। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी हम पढ़े तो जिससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक हमको याद है वो एक साथ। अब आ रहा है यहां पर इसी तरह से कहता है कि शो ऑन ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी टेम्परेचर फॉर ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब यहां पर यह कह रहा है कि इसका एक जो लाइन इसमें ऐड कर दिया, उसमें तो ग्राफ आपने बता दिया, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर के बारे में रेसिस्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर क्या आपको बताना है कि क्या हो रहा है रेसिस्टिविटी में। तो आपको अभी जस्ट बताया कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। समझ में आ गया, वो तो पहले ही हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो लिखना कितना है वो हमने लिखने का तरीका आपको सिखाया। हो गया। चलिए अब आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब वी आई और आर का वैल्यू ओम्स लॉ को हम लोग इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, मतलब ओम्स लॉ जो हमने डिराइव किया उसमें सबसे पहले V का वैल्यू निकाल लो, फिर I का वैल्यू निकाल लो, और तो I का इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, सेकेंड इक्वेशन से I निकल गया। ठीक, और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके थे, ये लिख दिया, और कंडक्टिविटी के टर्म में लिख दिया। तो V इज इक्वल टू आर आई, तो V की जगह पर ये पुट कर देंगे, R की जगह पर ये पुट कर देंगे, और I की जगह पर ये पुट कर देंगे। तो इससे हमारा रिलेशन आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन रह सकता है कि ओम्स लॉ को डिड्यूस करो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही रिलेशन आपको डेराइव कर देना है। समझ में आ गया, क्लियर। नोट करना है सीक्वेंस में, या ऑलरेडी है आपके पास। पूरे चैप्टर को ब्रीफ कर रहे हैं एकदम, कहीं ऐसा पार्ट नहीं है जो छोड़ रहे हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या आ गया, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट लिख देना। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, डेराइव कर देंगे। ठीक, हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन 2018 का है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है। तो दो तरह का हम लोग कंडक्टर को, या कह सकते हैं कि दो सेगमेंट में हम लोग अलग, मतलब अलग अलग कर दे
तो एक जहां ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, जिसमें ग्राफ लीनियर होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका नाम ओमिक कंडक्टर, और जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा नॉन लीनियर होगा नॉन ओमिक। ठीक, वो हमने लिख दिया। अब मेटेलिक कंडक्टर है, तो मेटेलिक कंडक्टर जैसे ही आप यहां तक, तो जब टेम्परेचर ऑप्टिमम है तब तो वी आई ग्राफ लीनियर है। जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया उस कंडीशन में नॉन लीनियर हो गए। इसका मतलब मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ ये ऑलरेडी आपके पास है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। दूसरा ग्राफ वाटर वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या बताया था? एक ऐसा वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, वाटर का डिसोसिएशन हो तो वाटर वोल्टामीटर। सिल्वर वोल्टामीटर का मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस का डिसोसिएशन होना। इसमें क्या होता है? इनिशियली उसके पास एक तरह से आप कह सकते हैं बैक ईएमएफ होता है। तो जब इनिशियल ईएमएफ है तो जब तक ये बैक ईएमएफ को एक्सीड नहीं करेगा करंट का फ्लो नहीं होता है। तो यहां पर इनिशियल ईएमएफ है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन ओमिक हो जाएंगे। और दूसरा पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें ग्राफ का नेचर ऐसा आता, ये भी नॉन ओमिक हो गए। तो नॉन ओमिक के एग्जाम्पल क्या क्या बन गए? वोल्टामीटर बन गए, मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर बन गया, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जितने भी हैं, इंसुलेटर्स हैं, ये सारे नॉन ओमिक बन गए। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखिए क्या है। कहता ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए मटेरियल। देखिए क्वेश्चन को रिपीट कैसे कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है। गैलियम आर्सेनाइड का सेमीकंडक्टर कंपाउंड फॉर्म में शोन इन द फिगर। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव स्लोप जहां नेगेटिव होगा। तो कौन सा है नेगेटिव रीजन? डीई। अब कहता वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। कहां पर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है? जहां पर ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर हो जाए। तो ये वाला लीनियर है, देख लो, ये वाला बीसी सेगमेंट लीनियर है, तो यहां पर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाए कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स का। ये लास्ट सेगमेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा, ओनली फॉर बिहार बोर्ड, स्टेट लेवल बोर्ड। ठीक है, इसमें सिंपल आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। क्या भाई? इतने कंपोजिशन कलर के हमने चार्ट अब ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा रखा है। आपको याद रखना है जितने भी कैपिटल लेटर से हैं वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीबी रॉय, ये सारे कलर आ गए। ठीक, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बहुत किस्मत वाले बेचारे। ठीक है, अब देखिए हम लोग कितने बदकिस्मत वाले लोग, बाल उड़ गए, सब बाल सफेद भी हो गया। ठीक है, चेहरा देख के ही लग रहा हो कितना बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बी और बी ब्लैक से, डार्क कलर से स्टार्ट होगा। तो बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, और फिर जी को अंडरलाइन किया तो ग्रीन हो गया। अब ब्रिटेन के लिए ब्लू, फिर उसके बाद वेरी के लिए वॉलेट, और गुड के लिए जी ग्रे और व्हाइट, और 3 टॉलरेंस है। अब याद करने का बेस्ट मेथड है कि शुरू में जो 2 कलर हैं ए बी, जो 2 रिंग है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ए बी हम लोग नंबर से उठाएंगे और सी हम लोग इसका मल्टीप्लायर मतलब 10 का पावर लेंगे, और डी हम लोग टॉलरेंस से उठाएंगे। तो जैसे हमारे पास पहला है ब्राउन, तो ब्राउन के लिए देख लीजिए क्या हो गया 1। वॉलेट बी, तो वॉलेट के लिए 7, तो 1 7 हो गया डिजिट। अब थर्ड वाला क्या है? ब्लू, तो 10 का मल्टीप्लायर, तो ब्लू कितना हो गया देख लो 6, तो 10 पास 6 आ जाएगा। ठीक, प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेड ब्लू, तो ग्रीन के लिए क्या आ गया, डिजिट 5, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेड 2, तो 52 इंटू 10 टू द पावर, ब्लू के लिए कितना है 6, प्लस माइनस सिल्वर 10%, देखो वही आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ब्राउन वॉलेट ब्लू, ब्राउन के लिए कितना है भाई, देख लो 1, वॉलेट के लिए 7, ब्लू के लिए 10 पावर 6 हो गया, प्लस माइनस नो कलर 20%। आ गया समझ में, ये तो ऑलरेडी आपके पास है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या दिक्कत है। बोलो क्लियर, आ गया समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 2 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 में इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। सीबीएसई में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड, स्टेट लेवल बोर्ड में आएगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। और लास्ट वाला सेगमेंट है किरचॉफ्स लॉ। तो 4 पार्ट में इसको करना, 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया।